आज की वीडियो में हम एक ऐसे दिलचस्प और सनसनीखेज केस की तफसीलात बयान करने जा रहे हैं जिसमें एक औरत 7 साल तक एक ही रट लगाए हुई थी कि फलां डॉक्टर ने इसका बेहोशी की हालत में रेप किया है। हालांकि कई बार इस डॉक्टर का डीएनए टेस्ट लिया गया जिसमें वो बेकसूर साबित हुआ, लेकिन फिर भी वो औरत मानने को तैयार नहीं थी। एक बावकार डॉक्टर पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की वजह से लोगों ने इस औरत को समाज से बेदखल कर दिया। क्या वो औरत पागल थी या इससे कोई गलतफहमी हुई थी या क्या वो सच बोल रही थी? ये तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। 31 अक्टूबर साल 1992 को 23 साल की कैंडिस अपने जॉब पे थी। तभी वहाँ पे इनके बॉयफ्रेंड डैनी आ जाते हैं और किसी बात को लेकर इनके और डैनी के बीच में बहस होने लगती है। बहस के बाद कैंडिस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो ये फैसला लेती है कि वो अपनी दोस्त से मिलने जाएंगी। इनकी दोस्त एक हॉस्पिटल में काम करती थी और कैंडिस का ये फैसला इनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला होने वाला था। आज की कहानी हमें लेकर चलती है कैपलिंग में। कैपलिंग एक स्मॉल फार्मिंग टाउन है कैनेडियन कंट्री साइड में। आज भी कैपलिंग टाउन की पॉपुलेशन महज 1000 के आसपास है और इसी टाउन में साल 1969 में कैंडिस फोन घी का जन्म हुआ था। साल 1992 में कैंडिस एक सिंगल मदर थी। इनके पास से हाई स्कूल का सर्टिफिकेट था और इसी के बदौलत इनके पास एक जॉब थी पेरोल स्टेशन में। कैंडिस का पूरा फोकस अपने बच्चे के ऊपर ही था क्योंकि वो इसको एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी और इसी के लिए वो बहुत मेहनत करती थी। लेकिन मासूम कैंडिस को बिल्कुल भी ये भनक नहीं थी कि आगे आने वाला टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। दिन था 31 अक्टूबर और साल था 1992 का। कैंडिस रोज की तरह अपने पेट्रोल स्टेशन पे काम कर रही थी। तभी कैंडिस का बॉयफ्रेंड डैनी वहां पे आ जाता है। डैनी और कैंडिस के बीच में एक बहस होने लगती है इस बात के लिए कि डैनी ने किसी और लड़की को डिनर के लिए पूछ लिया था। बेचारी कैंडिस को इस बात से बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये सब कुछ होने के बाद डैनी तो वहां से भाग जाता है लेकिन कैंडिस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में छोड़ जाता है। कैंडिस एक बहुत ही इमोशनल टाइप की इंसान थी और इसलिए इन सब चीज़ों से इस बेचारी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था। कैंडिस अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए अपने मूड को सही करने के लिए अपनी दोस्त के पास जाने का फैसला किया। इनकी दोस्त कैपलिंग मेमोरियल यूनियन हॉस्पिटल में काम करती थी। जब कैंडिस वहां पे पहुंची तो इसको ये पता चला कि इसकी दोस्त वहां पे है ही नहीं। वो आज हॉस्पिटल के काम से बाहर गई हुई थी। लेकिन इधर कैंडिस की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो आखिर नर्स की राह लेने के बाद कैंडिस खुद को डॉक्टर से कंसल्ट करवाने के लिए तैयार हो गई थी। और कैंडिस बहुत किस्मत वाली भी थी क्योंकि इनको डॉक्टर जॉन का अपॉइंटमेंट मिल गया। डॉक्टर जॉन कैपलिंग के सबसे फेमस डॉक्टरों में से एक थे और इतना ही नहीं, महज 9 महीने पहले डॉक्टर जॉन ने कैंडिस की डिलीवरी की थी। डॉक्टर जॉन का पूरा नाम जॉन श्नीबर्गर था। इनका जन्म साल 1961 में ज़ाम्बिया में हुआ था। डॉक्टर जॉन बहुत पढ़े लिखे और रईस फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई साउथ अफ्रीका के एलेट स्कूल क्रस कॉलेज से की थी। इनकी परफॉर्मेंस इनके स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और सब लोग इनको जानते थे। साथ के साथ सब लोग इनको पसंद भी करते थे। अपने ही भाई की तरह इनका एडमिशन भी एक मेडिकल स्कूल में हो गया था। साल 1987 में वो कैपलिंग कनाडा में इमिग्रेट हो गए। दिसंबर 1988 में कनाडा में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उन्होंने इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट किया और इसको कंप्लीट करते ही उन्होंने कैपलिंग मेडिकल सेंटर में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अब बिल्कुल पहले की ही तरह यहाँ पर भी सब लोग जॉन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। इस टाइम कैपलिंग में सिर्फ 2 फिजिशियन हुआ करते थे, इनमें से एक जॉन थे। जल्द ही सब लोग इनको डॉक्टर जॉन के नाम से जानने लगे। इस छोटे से टाउन में जॉन की इमेज एक नाइस एंड केयरिंग डॉक्टर से हो गई थी क्योंकि वहाँ पे ये बहुत फेमस थे, हैंडसम थे और सबसे बड़ी बात वो बैचलर थे। इसलिए औरतों के बीच में भी इनकी चर्चा पहुंच ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी लीजा डेलमैन से। लीजा की तलाक हो चुकी थी और इनके 2 बच्चे थे। साल 1991 में जॉन और लीजा डेलमैन ने शादी कर ली।
जॉन ने लीजा के दोनों बच्चों को अडॉप्ट भी कर लिया था। आगे चलकर इनके लीजा से 2 और बच्चे भी हुए। इन सब कुछ के दौरान डॉक्टर जॉन को ये चीज रियलाइज हुई कि केपलिंग कम्युनिटी को और अच्छे मेडिकल एक्सपर्टाइज की जरूरत है। पूरा टाइम मेहनत से काम करने के बावजूद साल 1992 में उन्होंने ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की पढ़ाई पूरी कर दी। 38 साल के जॉन ने एक फंड रेजिंग कमेटी भी बनाई ताकि टाउन में एक कम्युनियल सेविंग पूल बनाया जा सके। केपलिंग को एक बेहतर जगह बनाने के लिए जॉन हमेशा के लिए कुछ न कुछ सोचते रहते थे। यही वजह थी कि डॉक्टर जॉन की केपलिंग में एक बादशाहों वाली इज्जत थी, लेकिन कैंडिस की ही तरह वो जल्द बदलने वाली थी। जब कैंडिस की मुलाकात डॉक्टर जॉन के साथ हुई तो कैंडिस ने अपना और डैनी के बीच हुआ पूरा वाकया डॉक्टर को बताया। कैंडिस ने डॉक्टर को ये बताया कि इस टाइम गुस्से में वो सब सुनने पर इनका डैनी को जान से मारने का मन कर रहा था, लेकिन कैंडिस का कभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। डॉक्टर कैंडिस और डैनी के झगड़े से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थे, क्योंकि जब उन्होंने कम्युनियल सेविंग पूल बनाने के लिए फंड रेस करने की जो कमेटी बनाई थी, वहां पे भी उन्होंने फंड रेस के लिए एक बार इन दोनों को आपस में बहस करते देखा था। कैंडिस की बात समझने के बाद डॉक्टर जॉन वहां से उठे और रूम से बाहर चले गए। थोड़ी ही देर बाद वो एक सिरिंज के साथ वापस आते हैं। कैंडिस के लिए ये बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि इनको ये लगा था कि डॉक्टर या तो उन्हें कोई पिल्स या कोई मेडिसिन देंगे। कैंडिस ने सिरिंज के बारे में जब पूछा तो डॉक्टर ने ये जवाब दिया, ये मेडिकेशन से ज्यादा इफेक्टिव होगी। कैंडिस ने डॉक्टर पर भरोसा किया और अपना राइट हैंड ऊपर किया सिरिंज के लिए। जैसे ही डॉक्टर जॉन ने सिरिंज को कैंडिस के अंदर इंजेक्ट किया, वैसे ही इनका शरीर नम पड़ गया। यहाँ तक कि कैंडिस को हिलने डुलने में भी दिक्कत हो रही थी। अब डॉक्टर ने कैंडिस को असिस्ट करते हुए इसको चेयर से उठाया और एग्जामिनेशन बेड पर लिटा दिया। कैंडिस को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डॉक्टर ने कैंडिस को वर्स्ट नाम की एक इंजेक्शन लगाई थी। वर्स्ट एक भूलने की बीमारी के लिए कारामद है और कोलोनोस्कोपी जैसी पेनफुल प्रोसीजर से पेशेंट को अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है। डॉक्टर ने कैंडिस को दीवार की साइड करके लिटा दिया। कैंडिस को अभी भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इससे थोड़ा सा महसूस होना तब स्टार्ट हुआ जब डॉक्टर ने अपना घिनौना खेल स्टार्ट किया। डॉक्टर ने कैंडिस के नीचे के सारे कपड़े उतार दिए। कैंडिस को ये महसूस तो हुआ, लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और जिस इंसान पे उसने भरोसा किया था, इस इंसान ने इसका रेप करना स्टार्ट कर दिया। लाचार और बेबस कैंडिस चिल्लाना तो चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इस हैवानियत के दौरान कैंडिस ने डॉक्टर का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन कैंडिस को ये जरूर मालूम था कि इस रूम में डॉक्टर के अलावा और कोई भी नहीं था। अपनी हैवानियत और हविस को पूरा करने के बाद डॉक्टर ने पहले कैंडिस को इसके कपड़े पहनाए और फिर खुद अपने कपड़े पहने और चुपचाप वहां से चला गया। बेबस कैंडिस अभी भी वहीं पर लेटी हुई थी, लेकिन इस दवाई की वजह से वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद वहां पे एक नर्स आई। इस वक्त तक कैंडिस को थोड़ा सा होश आ चुका था। नर्स ने कैंडिस की हालत देखते हुए ये बोला कि इसको रात यहीं रुक जाना चाहिए, और वाकई कैंडिस की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो खुद से गाड़ी चला के अपने घर जा सके, इसलिए कैंडिस वहीं रुक जाती है। वहां रुकने के बावजूद भी कैंडिस ने नर्स को कुछ नहीं बताया। सुबह उठने पर कैंडिस को चीजें इतने अच्छी तरीके से याद नहीं थी, लेकिन जैसे ही कैंडिस ने डॉक्टर को अपने कमरे में आते देखा, इसको सब कुछ एकदम से याद आ गया। कैंडिस ने तुरंत डॉक्टर से ये पूछा, उन्होंने रात को इसके अंदर कौन सी सिरिंज इंजेक्ट की थी। डॉक्टर जॉन को ये लगा था कि इसकी वर्स्ट की वजह से इससे कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कैंडिस से सिंपली ये पूछा कि वो इतनी क्यूरियस क्यों है, क्या इसको रात को कुछ भयानक सपने आए थे। इसी वक्त कैंडिस को ये रियलाइज हो गया था कि ये आदमी कभी भी ये नहीं मानेगा कि उसने किसी का रेप किया था, लेकिन कैंडिस को ये अंदाजा नहीं था कि इसको ये प्रूफ करना कितना ज्यादा मुश्किल पड़ने वाला था। इस वक्त कैंडिस ने अपना दिमाग ठंडा रखा, क्योंकि इसको पता था कि अगर इसको डॉक्टर को गिल्टी प्रूफ करना था तो इसको अपने इमीडिएट एक्शंस पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी था। कैंडिस चुपचाप अपने घर आ गई।
घर आने पर उसने जब अपने कपड़े उतारे तो इसको अपने अंडर पैंट्स पे कुछ सीमन स्टेन मिला। उसने अपने अंडर पैंट्स को एक प्लास्टिक के बैग में डाला क्योंकि इसको ये पता था कि इसके रेप का ये इकलौता एविडेंस है। उसने तुरंत इसकी रिपोर्ट पुलिस में कराने की सोची, लेकिन कैपलिंग में नहीं। डॉक्टर जॉन कैपलिंग के बादशाह थे। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता, वो भी खासकर ऐसे इंसान पे जिसकी समाज में इतनी इज्जत हो। कैंडिस कैपलिंग से रजीना गई, जो कैपलिंग से लगभग 2 घंटे की दूरी पे है। रजीना पहुंचते ही वो रेप क्लिनिक गई, जहां पे उन्होंने कुछ टेस्ट करवाया। टेस्ट में ये साफ प्रूफ हो गया कि कैंडिस के अंडर पैंट्स पे सीमन ही था। और इतना ही नहीं, कैंडिस के ट्राउजर पर थोड़े से सीमन के स्पॉट थे। साथ ही साथ कैंडिस के प्राइवेट पार्ट्स पर भी कुछ सीमन के ट्रेसेस थे। इस क्लिनिक ने ये इंफॉर्मेशन सीधा रजीना पुलिस को दे दी और पुलिस को कैंडिस ने अपना स्टेटमेंट दिया। उसने ये बताया कि बहुत समय से वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल नहीं हुई थी, इसलिए जो सीमन इससे मिला है वो किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर जॉन का ही था। अर्ली 90s में डीएनए एक इमर्जिंग साइंस थी। एक ओटावा ग्रीबिस्ट कनाडा का पहला क्रिमिनल था जिसको डीएनए की हेल्प से पकड़ा गया था। रेप क्लिनिक में एविडेंस देने के अलावा कैंडिस के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। आगे का रास्ता बहुत सिंपल दिख रहा था क्योंकि सीमन से मिले डीएनए को सिंपली डॉक्टर जॉन के डीएनए से मैच करवाना था और सब कुछ अपने आप प्रूफ हो जाता। रजीना पुलिस ने सारी खबर कैपलिंग पुलिस को दे दी और कैपलिंग पुलिस सीधा डॉक्टर जॉन के पास चले जाते हैं चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जैसा उम्मीद किया जा सकता था, डॉक्टर जॉन ने सारे इल्ज़ामात को झूठा बताया। उन्होंने पुलिस से ये कहा कि उन्होंने कैंडिस को वर्स्ट नहीं ट्रैंकुलाइजर दिया था ताकि कैंडिस कॉल्म हो सके। डॉक्टर जॉन ने पुलिस से ये कहा कि शायद कैंडिस ने ये सब कुछ दवाई के नशे में सपने में महसूस किया हो या कैंडिस को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। इसके बावजूद भी पुलिस ने इनका ब्लड सैंपल ले लिया डीएनए टेस्ट के लिए। अब कैंडिस को डीएनए टेस्टिंग के रिजल्ट का सिर्फ इंतज़ार ही था। दूसरी तरफ ये खबर पूरे कैपलिंग में फैल गई। किसी ने भी कैंडिस पे भरोसा नहीं किया। उल्टा लोग कैंडिस को ये बोल रहे थे कि वो एक सिंगल मदर है जिसे सिर्फ दारू पीना और लोगों के साथ ऐश करना पसंद था। पूरी की पूरी कम्युनिटी ने डॉक्टर जॉन का सपोर्ट किया क्योंकि वो एक फैमिली मैन थे और आज तक कभी भी किसी ने इनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया था। जब डॉक्टर जॉन की वाइफ लीजा को इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो एज ए एक्सपेक्टेड उसने अपने ही पति का सपोर्ट किया। लीजा का सिंपली ये कहना था कि इनके हस्बैंड जो कि समाज के बारे में इतना सोचते थे और इतने शरीफ थे कि वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते थे। उल्टा लीजा ने ये बोला कि डॉक्टर जॉन कैंडिस का क्रश थे और क्योंकि डॉक्टर जॉन इनको पसंद नहीं करते थे इसलिए कैंडिस ने इनकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए ये सब कुछ किया है। इस रात कैंडिस ने नर्स को भी इन सब के बारे में नहीं बताया, इसलिए हॉस्पिटल में भी इसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था। कुछ लोगों का ये कहना था कि इस रात जो भी कैंडिस और डॉक्टर जॉन के बीच में हुआ वो इन दोनों की मर्जी से हुआ था और कैंडिस ने कुछ एविडेंस रख लिए जिससे वो आगे इनको ब्लैकमेल कर सके। खैर, ये सब बातों में कितनी सच्चाई थी वो हमें आगे बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि डीएनए की रिपोर्ट्स आ गई थी। रिपोर्ट्स में ये साफ लिखा हुआ था कि कैंडिस की अंडर पैंट्स से जो सीमन मिला था, इस सीमन का डीएनए और डॉक्टर जॉन के ब्लड का डीएनए मैच नहीं हुआ था। ये खबर कैंडिस के लिए किसी भेली के झटके से कम नहीं थी। पूरा कैपलिंग जिन्होंने डॉक्टर जॉन का सपोर्ट किया था वो इनके लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। डॉक्टर जॉन की फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। दूसरी तरफ पूरी कम्युनिटी कैंडिस से नफरत करने लगी और इतना ही नहीं, कैंडिस के साथ साथ इसके माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। लेकिन फिर भी कैंडिस के माता पिता ने कैंडिस का ही सपोर्ट किया
दूसरी तरफ कैंडीज ने अभी हार नहीं मानी। वो पूरी तरीके से श्योर थी कि हैलोवीन की रात डॉक्टर जॉन ने ही इनका रेप किया था और इस डीएनए टेस्ट में कुछ गड़बड़ हुई है। कैंडीज का ये मानना था कि डॉक्टर जॉन, जो खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल है, उसने डीएनए सैंपल के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि डॉक्टर जॉन का इनिशियल ब्लड टेस्ट पुलिस के अंडर नहीं हुआ था, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट की एक बहुत बड़ी गलती थी। इसलिए पुलिस ने ये डिसाइड किया कि वो एक बार फिर से ये डीएनए टेस्ट करवाएंगे और इस बार इनिशियल ब्लड टेस्ट पुलिस के अंडर होगा। ये जानने के बाद डॉक्टर जॉन बहुत बुरे तरीके से भड़क गए। इनका यह कहना था कि कैंडीज बिना वजह इसका कैरियर और रिपुटेशन खराब करने में लगी हुई है। इन सब के बीच लीजा, इनकी वाइफ, लगातार इनको सपोर्ट कर रही थी। आखिरकार अगस्त साल 1993 में डॉक्टर जॉन लेबॉरेटरी पहुंचे अपना ब्लड सैंपल देने के लिए। इस बार लैब में लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी मौजूद थे। डॉक्टर ने अपनी लेफ्ट आर्म की स्लीव्स ऊपर कर ली और टेक्नीशियन आगे बढ़ा और इनके हाथ में नेडल घुसाई। डॉक्टर ने गुस्से से टेक्नीशियन के हाथ से नेडल खींची और खुद से खुद का ब्लड सैंपल निकाल कर दे दिया। एक ऑफिसर आगे आया क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि वहाँ पे हो क्या रहा है। कंटेनर तो ब्लड से भर चुका था और इतना ब्लड तो मिल चुका था कि जितने से डीएनए टेस्ट को परफॉर्म किया जा सके। ऑफिसर ने डॉक्टर के हाथ पर कुछ निशानात देखे और इन निशानात के बारे में पूछा, क्योंकि वो निशान वहीं पर थे जहां से डॉक्टर ने अपना सैंपल निकाल कर दिया था। ऑफिसर के पूछने पर डॉक्टर ने बहुत ही सिंपल सा जवाब दिया कि टेक्नीशियन लगातार वहां से ब्लड निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इनको वहां से ब्लड नहीं मिला। मेडिकल कंडीशन में ऐसा अक्सर होता है, इसलिए ऑफिसर ने कुछ और नहीं पूछा। ऑफिसर ने वहां से डॉक्टर का ब्लड सैंपल लिया और लैब में टेस्ट होने के लिए दे दिया। दूसरी तरफ कैंडीज को लगातार कैपलिंग के लोगों से बेशन फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन कैंडीज अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इसको पता था कि जैसे ही इस बार रिजल्ट आएंगे डॉक्टर जॉन गिल्टी प्रूफ हो जाएंगे। इस बार रिजल्ट्स आने में 6 महीने लग गए, लेकिन इससे कमाल की बात तो ये थी कि इस बार भी सीमन का डीएनए और डॉक्टर के ब्लड का डीएनए मैच नहीं हुआ था। ये जानने के बाद कैंडीज अंदर से एकदम टूट जाती है। इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बार बार डीएनए सैंपल इनको गलत प्रूफ क्यों कर रहे हैं। और आखिरकार डॉक्टर जॉन की जीत हुई और इनका केस साल 1994 में बंद कर दिया गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जॉन की बीवी लीजा ने कैंडीज को गोल्ड डिगर का टैग दे दिया था और पूरी कम्युनिटी भी इनको यहीं बुला रही थी। मजबूर होकर कैंडीज को कैपलिंग छोड़ कर रेजिना शिफ्ट होना पड़ा। ना चाहते हुए भी कैंडीज को वो टाउन छोड़ना पड़ा जहाँ पे इनका जन्म हुआ था और उन्होंने अब तक की पूरी जिंदगी वहीं बिताई थी। कैपलिंग में तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। डॉक्टर जॉन की फैमिली भी इस चीज़ से मूव ऑन कर चुकी थी और सेकंड डीएनए के रिजल्ट आने के लगभग 2 हफ्ते बाद डॉक्टर जॉन को कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई थी। कैंडीज ने भी वो सब भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैसे डॉक्टर जॉन इस हैवानियत के बाद इतनी आसानी से बच गए, ये चीज़ कैंडीज को अभी भी हॉन्ट कर रही थी। कैंडीज के अंदर ये बात भी थी कि फिर से डॉक्टर जॉन किसी न किसी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत जरूर दोहराएगा। आखिरकार डॉक्टर जॉन बचे कैसे और इनकी असलियत क्या है, ये जानने के लिए कैंडीज ने अपने लॉयर के कहने पर एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। इस प्राइवेट डिटेक्टिव का नाम था लैरी ओब्रायन। 25 साल तक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के लिए काम करने के बाद वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव बने थे। पहली ही मीटिंग में कैंडीज की बात सुनने के बाद इनको ये रियलाइज हुआ कि कैंडीज सच बोल रही है और कहीं ना कहीं डॉक्टर जॉन के डीएनए टेस्ट में कुछ गड़बड़ थी। इसके बाद लैरी ने यह डिसाइड किया कि वो अपने तरीके से जॉन का डीएनए लेंगे।
उन्होंने अपना एक असिस्टेंट जॉन के ऑफिस भेजा। इस असिस्टेंट ने जॉन से एक फेक कंपटीशन में पार्टिसिपेशन का फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरने के बाद जॉन ने फॉर्म को एक एनवेलपमेंट में डाला और इसको लिख करके एनवेलपमेंट को बंद कर दिया। लेकिन लेरी की ये स्ट्रेटजी फेल हो गई क्योंकि इनको सही तरीके से जॉन का डीएनए नहीं मिला। केपलिंग एक बहुत ही छोटा सा टाउन है और यहाँ पे सीक्रेट छुपाना लगभग ना के बराबर था। जॉन के घर में साफ सफाई करने वाली औरत कैंडिस के पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। उसने जॉन की वाइफ लीजा को जाके ये बता दिया कि कैंडिस ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया है। ये बात सुनकर लीजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। महज एक हफ्ते के अंदर कैंडिस की फैमिली के पास एक लेटर पहुंचा। इस लेटर में ये लिखा था कि कैंडिस की फैमिली और कैंडिस हेल्प केपलिंग मेडिकल सेंटर सर्विस में इंटर नहीं कर सकते और ऐसा टाउन जहाँ पे सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। वहाँ के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। अब उन्हें कोई भी मेडिकल हेल्प के लिए केपलिंग से बाहर जाना पड़ेगा। सैटरडे 23 मार्च 1996 को लेरी ओब्रायन डॉक्टर जॉन की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और जैसे ही डॉक्टर जॉन अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर गए, लेरी इनकी गाड़ी के पास गए। केपलिंग में अक्सर ड्राइवर सीट का दरवाजा अनलॉक ही छोड़ देते और इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेरी को ड्राइवर सीट की हेड रेस्ट पर कुछ बाल मिले जो कि जॉन ही के थे। कार को और इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें एक एस्ट्रे मिला और इसमें उन्हें एक यूज की हुई चिपस्टिक मिली। वो बहुत फ्रेश लग रही थी। लेरी ने तुरंत ये सब एक फोरेंसिक सील्ड पैक बैग में डाला और वहां से चला गया। कैंडिस ने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए ताकि वो एक इंडिपेंडेंट डीएनए टेस्टिंग करवा सके। बदकिस्मती से हेयर सैंपल्स में से प्रॉपर रूट ना होने की वजह से इनसे टेस्ट नहीं हो पाए, लेकिन चिपस्टिक की बदौलत डीएनए टेस्ट को परफॉर्म किया गया। फिर से रिजल्ट आने में लगभग 2 हफ्ते लग गए। चिपस्टिक से मिला हुआ स्लाइवो जॉन के ब्लड सैंपल से मैच नहीं हुआ, लेकिन कैंडिस की रेप किट से जो सीमन मिला था वो इससे मैच हो गया। आखिर 4 साल बाद ये तो क्लियर हो गया कि कैंडिस का रेप इस रात डॉक्टर जॉन ने ही किया था। लेकिन अभी भी इस चीज को कोर्ट में प्रूफ करना इतना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव ने इस एविडेंस को जॉन के कार से चुराया था। इसलिए कोर्ट का ये कहना हो सकता है कि जॉन इकलौता इंसान तो नहीं होगा जिसने वो चिपस्टिक यूज की होगी। लेरी और कैंडिस ने वो एविडेंस पुलिस को दे दिया और इसकी वजह से आखिरकार ये तो हो गया कि पुलिस ने ये मान लिया कि कैंडिस सच बोल रही थी। पुलिस ने जॉन को कॉल करके ये बताया कि कैंडिस की प्राइवेट डिटेक्टिव ने एक एविडेंस कलेक्ट किया है और पुलिस ने अब जॉन की 3rd ब्लड सैंपल की डिमांड कर दी। 20 नवंबर 1996 को डॉक्टर जॉन का हार्ट ब्लड सैंपल लिया गया और इस बार के पूरे प्रोसीजर को पुलिस ने वीडियो टेप में रिकॉर्ड किया। जब नर्स ने डॉक्टर के राइट हैंड की उंगली से खून निकालने के लिए बोला तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि इनकी एक डिजीज की वजह से अगर नर्स इनके राइट हैंड से ब्लड निकालती है तो इनको सीरियस मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। इसके बदले डॉक्टर ने अपना लेफ्ट हैंड ऑफर किया और क्योंकि ये कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर नहीं था इसलिए वो लोग डॉक्टर को फोर्स भी नहीं कर सकते थे। वीडियो रिकॉर्डिंग में नर्स को ये कहते हुए सुना गया कि डॉक्टर के लेफ्ट हैंड से जो सैंपल निकाला गया है वो बहुत फ्रेश नहीं लग रहा, इसका कलर भी कुछ डार्क ब्राउन लग रहा था। इवैल्यूएट करने के बाद टेक्नीशियन ने यह बताया कि ब्लड की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाए और ये सुनते ही कैंडिस बौखला उठी। इनका ये कहना था कि अगर ब्लड की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट क्यों किया। डॉक्टर जॉन वहाँ पे मौजूद थे, वो इनसे एक और सैंपल ले सकते थे। कैंडिस का गुस्सा बहुत जायज था, वो इतनी क्लोज आने के बाद हार नहीं मान सकती थी। बिना किसी देरी के कैंडिस ने डॉक्टर के ऊपर एक लीगल केस ठोक दिया और इनकी शिकायत लोकल मेडिकल सोसाइटी में भी कर दी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। कोर्ट में सब लोगों ने डॉक्टर जॉन और इनकी वाइफ लीजा का ही सपोर्ट किया। इस बार लीजा बहुत बुरे तरीके से भड़क गई। बार बार दोषी ना पाए जाने के बावजूद भी कैंडिस जॉन के पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि एक पब्लिक इंटरव्यू में लीजा ने कैंडिस को ओपनली स्लट बोल दिया था। लेकिन 25 अप्रैल साल 1997 को सब कुछ बदलने वाला था।
क्योंकि इस दिन लीजा के अपने घर के ही अंदर जो हैवानियत चल रही थी वो सब के सामने आ गई थी। लीजा की पहली शादी से इनकी एक 15 साल की बेटी थी और इस दिन उसने लीजा से एक भयानक खुलासा किया। उसने ये बताया कि रात को जॉन इनके कमरे में आए थे और इनको एक इंजेक्शन दिया था। जब वो बच्ची सुबह उठी तो इसको अपने बेड के पास एक कॉन्डम का रैपर पड़ा हुआ मिला था। जब इस बच्ची ने ये सब कुछ लीजा को बताया तो लीजा की पूछताछ के बाद इसको ये पता चला कि इसकी बेटी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी कई बार जॉन ने रातों के बीच में उन्हें इंजेक्शन दिए थे। जब लीजा ने इन सब के बारे में जॉन से पूछा तो जॉन ने यह बताया कि बच्चों को कई बार रात में खांसी और जुकाम की वजह से उन्हें ऐसे इंजेक्शन देने पड़ते थे। लेकिन लीजा को ये पता चल चुका था कि जॉन इनसे झूठ बोल रहे थे। लेकिन अभी तो ये इन सब चीज़ों की सिर्फ शुरुआत ही थी। कुछ टाइम बाद लीजा को यह पता चला कि जब इनकी बेटी 13 साल की थी तब से जॉन इनके साथ ऐसी हरकतें करते हुए आ रहे थे। लीजा ने अपनी बेटी से पूछा इन सब चीज़ों के बारे में उसने इनसे पहले क्यों नहीं कहा। इनकी बेटी ने सिंपल ये जवाब दिया कि जब उन्होंने कैंडिस की बात पे भरोसा नहीं किया था तो वो इसकी बात पे क्यों करती। एक दिन जब लीजा जॉन के घर के ऑफिस में गई तो वहाँ पे और भयानक खुलासे हुए। जॉन के ड्रॉवर से सिरिंज, कॉन्डम्स और नशीली दवाइयाँ मिली जिनमें से एक वर्स्ट भी थी। बेचारी लीजा को तो ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से उन्होंने इतना प्यार किया वो एक हैवान निकला। लीजा ने सबसे पहले जॉन को अपने घर से बाहर निकाला और सब कुछ पुलिस को जाके बता दिया। इधर जब ये खबर कैंडिस को पता चली तो इनको बहुत तकलीफ हुई। इनको हमेशा ये डर था कि जॉन किसी न किसी के साथ ऐसी हरकत दोबारा ज़रूर करेंगे, लेकिन अपनी ही बेटी के साथ उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। पुलिस ने इस बार ब्लड सैंपल के साथ साथ सलाइवो और हेयर के भी सैंपल्स लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस बार जॉन की उंगली से लेट सैंपल लिया गया था। जब इस बार के रिजल्ट्स आए तो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि जॉन का डीएनए और कैंडिस के पैंट्स पे मिला हुआ डीएनए सेम थे। इतना ही नहीं, जॉन का डीएनए बार में मिली हुई चिपस्टिक के भी डीएनए से मैच हो गया और इससे ये प्रूफ हुआ कि लैरी ओब्रायन की डिस्कवरी सही थी। कैंडिस की रेप के और अपनी स्टेप डॉटर के सेक्सुअल एसॉल्ट के केस में पुलिस ने जॉन को तुरंत अरेस्ट कर लिया। इसके बावजूद भी जॉन ने लीजा के आगे भीख मांगी कि वो इनको सपोर्ट करे, लेकिन इस बार लीजा ने इनकी एक भी न सुनी। इधर घर में लीजा के साथ इनके 4 बच्चे भी थे और सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 13 महीने का ही था। तो इसलिए अपने खर्चे को निकालने के लिए लीजा ने अपनी गाड़ी बेच दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रेड डील अल्बर्टा में उन्हें एक जॉब मिल गई और इसी की वजह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। दूसरी तरफ डॉक्टर जॉन का साल 1999 में ट्रायल स्टार्ट हो गया। अभी भी पूरे ट्रायल के दौरान उन्होंने सारे क्लेम्स को खारिज कर दिया। जॉन ने यह कहा कि कैंडिस इनके घर में घुसी और बेसमेंट के कूड़े के डिब्बे में से यूज्ड कॉन्डम चुराया ताकि वो उन्हें पैसे के लिए ब्लैकमेल कर सके। लेकिन इस बार किसी ने भी इनकी न सुनी। अब इस केस का सबसे बड़ा खुलासा होने वाला था, वो सवाल जो हर एक इंसान के जहन में था, आखिर कैसे जॉन डीएनए टेस्ट से बच रहे थे। इसके बारे में कई बार पूछने के बाद आखिरकार हार कर जॉन ने खुलासा कर ही दिया। जब 1992 में डॉक्टर जॉन से पहली बार इनका ब्लड सैंपल मांगा गया तब सर्जिकली डॉक्टर जॉन ने अपने हाथ में पेनरोज ड्रेन लगाई थी। पेनरोज ड्रेन 15 सेंटीमीटर की फ्लेक्सिबल सॉफ्ट रबर ट्यूब होती है। इस ट्यूब में उन्होंने एक दूसरे आदमी का खून डाला और अपनी एक्चुअल नसों की साइड में लगा लिया। हम लोग कितनी अच्छी तरह से वाकिफ है कि डॉक्टर जॉन कितने माहिर डॉक्टर थे, इसलिए इनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पहली बार डॉक्टर जॉन पुलिस लाइब्रेरी पहुंचे अपना ब्लड सैंपल देने के लिए, तो लैब वर्कर ने ब्लड सैंपल इस ट्यूब से निकाला था, ना कि इनकी अपनी नसों से। इस लैब वर्कर को इस बारे में कैसे नहीं पता चला, इसके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। और इसी सेम तरीके से 9 महीने बाद जब डॉक्टर जॉन से इनका सेकंड ब्लड सैंपल मांगा गया
तब उन्होंने सेम प्रोसेस को वापस दोहराया और अप्रैल साल 1996 को जब प्राइवेट डिटेक्टिव वाले डीएनए टेस्ट के लिए भी इनका सैंपल मांगा गया था, तब भी उन्होंने इसी प्रोसेस को दोहराया था। इसलिए इस टेस्ट के दौरान इग्निशन को ब्लड पुराना लग रहा था क्योंकि वो पूरे 7 महीने पुराना था। जब पुलिस ने ब्लड वाली कैमरा क्लिप्स को वापस देखा तब उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ गया था। डॉक्टर जॉन हमेशा एल्बोस तक अपनी स्लीव्स को कवर रखते थे क्योंकि वहीं पे इनके वो कट्स थे। यहाँ से उन्होंने वो ट्यूब अंदर डाली थी। इस पूरे टाइम डॉक्टर जॉन किसी और ही का खून लिए अपने अंदर घूम रहे थे और वो खून किसी और का नहीं बल्कि इनके ही एक मेल पेशेंट जिनका नाम शहजाबो था, इनका था। गलती से पुलिस अगर पूरे कैपलिन के सभी मेल्स का मास डीएनए टेस्ट का डेटाबेस चेक कर लेती तो डैनी शहजाबो कैंडिस के केस में जेल चले जाते हैं। इतने सालों बाद ही सही, लेकिन आखिरकार कैंडिस को कोर्ट में सीरियसली लिया जा रहा था क्योंकि वो एक स्टार विटनेस थी। जब डॉक्टर जॉन के डिफेंस लॉयर ने कैंडिस के ऊपर कुछ आरोप लगाए तो कैंडिस ने यह जवाब दिया कि जब इनको कभी वर्स्ट इंजेक्ट किया जाएगा तब इनसे पूछा जाएगा कि इनको कैसा महसूस होता है। आखिरकार 7 साल बाद डॉक्टर जॉन को गिल्टी पाया गया, लेकिन पूरे एविडेंस ना होने के कारण इनकी बेटी के सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस इनके ऊपर नहीं लगाए गए थे और इसी वजह से उन्हें सिर्फ 6 साल की जेल हुई। इस टाइम ऐसे केसेस की हाईएस्ट पनिशमेंट पूरी जिंदगी जेल में बिताने की होती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर जॉन बहुत ही आसानी से बच गए। दूसरी तरफ कैंडिस को इतना सब कुछ झेलने के बाद आखिरकार जस्टिस मिल ही गया और तो और डॉक्टर जॉन का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। दूसरी तरफ लीजा ने डॉक्टर जॉन को तलाक दे दिया और अपना नाम लीजा श्नीबर्गर से हटाकर वापस से लीजा डेलमैन रख लिया। लेकिन अभी तो इनके स्ट्रगल की सिर्फ शुरुआत ही हुई थी। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर ने लीजा के ऊपर एक कोर्ट केस कर दिया। इसकी वजह ये थी कि लीजा इनको अपनी बेटियों से नहीं मिलने दे रही थी और इसकी बदौलत लीजा के ऊपर $2000 का फाइन लगाया। इसका असली कारण ये था कि जो असॉल्ट हुआ था वो जॉन की स्टेप डॉटर के ऊपर हुआ था, न कि इनकी अपनी बेटियों के ऊपर, और जो कि अभी पूरी तरीके से प्रूफ भी नहीं हुआ था। और लीजा के ना चाहते हुए अभी भी जॉन का अपनी बेटियों पे पूरा हक था। मजबूरन लीजा को अपनी बेटियों को हर संडे जॉन से मिलने के लिए ले जाना होता था, वो भी जेल में, और बेचारी लीजा इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो इनके ऊपर $5000 का फाइन और लगता और इनके पास इतने पैसे देने के लिए नहीं थे। धीरे धीरे जब ये सारी चीजें कैपलिन के लोगों को पता चली तो उन्होंने लीजा और इनकी बेटियों को सपोर्ट दिखाने के लिए अक्सर जेल के बाहर भीड़ मचाई। कुछ लोगों ने तो वहां पे बैरिकेड भी बना दिया ताकि लीजा और इनकी बेटी अंदर ना जा सके। वो बच्चियां भी अपने पिता से बात करने में घबराती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पिता से बात करे क्योंकि इस इंसान ने इनकी स्टेप सिस्टर्स और इनकी फैमिली को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया था। मामला थोड़ा गंभीर हो गया और इसी की वजह से सोशल वर्कर्स की कमेटी बैठी क्योंकि वो बच्चियां सिर्फ 5 और 6 साल ही की थी। ये सब कुछ देखने के बाद जॉन ने लीजा को मना कर दिया कि अब इनको अपनी बेटियों को जेल में लाने की कोई जरूरत नहीं। लीजा फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान थी। इनको ये डर था कि जब जॉन जेल से बाहर आएंगे तो वो अपनी बेटियों के पेरेंटल राइट्स के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए लीजा ने इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लेने की सोची। उन्होंने इमिग्रेशन अथॉरिटीज को ये इन्फॉर्म किया कि जॉन ने अपने सिटीजन एप्लीकेशन में बहुत सारे झूठ बताए हैं, यहाँ तक कि इनका पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ सिर्फ जेल में 4 साल बिताने के बाद जॉन को साल 2003 में पैरोल मिल गई, लेकिन लीजा की वजह से इसी साल दिसंबर में जॉन की सिटीजनशिप को रद्द कर दिया गया। उसने ये बताया कि जॉन को कैंडिस के रेप के बाद सिटीजनशिप मिली और क्योंकि अगर जॉन ने डीएनए में घपला नहीं किया होता तो वो गिल्टी पाए गए होते। इनको कभी सिटीजनशिप मिलती ही नहीं। जॉन ने अपने आखिरी कुछ महीने रजीना में बिताए। ये वही जगह थी जहाँ पे कैंडिस को मजबूरन शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि एक समय पे पूरा कैपलिन इसके खिलाफ था। जॉन को ये पता था कि अगर एक बार वो यहाँ से चले गए तो वो दोबारा कभी भी अपनी बेटियों को देख नहीं पाएंगे।
इसलिए उन्होंने एक बार फिर इमिग्रेशन ऑफिस वालों को एक रिक्वेस्ट भेजी, ये कि वो अपने फैसले को फिर से कंसीडर करें। लेकिन इनकी इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया क्योंकि जॉन को अब यहाँ से जाना पड़ रहा था। इनके करीबी दोस्तों ने इनके लिए एक बड़ी फेरोल पार्टी ऑर्गेनाइज कराई। जॉन के दोस्तों ने ही इनकी हेल्प की ताकि वो अपना सारा सामान यहाँ पर बेच सकें। और आखिरकार जुलाई 2004 में जॉन साउथ अफ्रीका वापस चले गए जहाँ के वो परमानेंट सिटीजन थे। जॉन अपनी माँ के पास चले गए जो कि डरबन में रहती थी क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं था। ऐसी सिचुएशन में जॉन के भाई बिल ने इनका बहुत सपोर्ट किया जो कि अमेरिका में एक सर्जन थे। उन्होंने जॉन को मेडिकल वर्ल्ड में वापस लाने की पूरी कोशिश की क्योंकि इनका यह कहना था कि इनके भाई इनोसेंट थे। जॉन ने साउथ अफ्रीका के हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल में अप्लाई किया और यहाँ भी इनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया क्योंकि जॉन अपने पास्ट और हिस्ट्री से भाग नहीं सकते थे। इनका एक रीज़न ये भी था कि वहाँ की वुमेन राइट्स एक्टिविटीज़ ने यह धमकी दी थी कि अगर जॉन की एप्लीकेशन को खारिज नहीं किया गया तो इनके लिए वो लड़ेंगी। दूसरी तरफ एक लोकल न्यूज़पेपर वालों ने जॉन के पूरे पास्ट को अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया और इसकी वजह से जॉन को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जॉन को एक कुकिंग जॉब मिल गई थी, वो भी डरबन में ही। आगे चलकर जॉन ने एक इंटरव्यू में लोगों से अपने पास्ट को लेकर माफ़ी मांगी। हालांकि उन्होंने सब कुछ पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि शायद रिलीजन इनको माफ़ कर देगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। कैंडिस किपलिंग शिफ्ट हो गई और उन्होंने शादी कर ली। वो एक क्लिनिक में काम करती थी। दूसरी तरफ लीजा डिलमिन अपनी बच्चियों को इनके हैवान बाप से दूर रख पाई थी और ये इनके लिए किसी जीत से कम नहीं था। लीजा की बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी और लगभग पूरे तरीके से वो अपने स्टेप फादर के ट्रॉमा से बाहर आ चुकी थी। ना तो बेचारी कैंडिस पहली थी और ना आखिरी होने वाली है। न जॉन श्नीबर्गर जैसे लोग समाज में पहले हैं न आखिरी होने वाले हैं। ये केस हमारे जहन में बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। क्या श्नीबर्गर ने अपनी हैवानियत पहले भी किसी के साथ की थी? आखिर कैसे इस लैब टेक्नीशियन को इस ट्यूब के बारे में पता नहीं चला? इस केस को लेकर बहुत सारे सवालात हमारे जहन में रह जाएंगे, शायद हमेशा के लिए। आप लोगों का क्या सोचना है इस केस के ऊपर और आप लोगों के क्या सवाल हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये केस यहीं पर ख़त्म होता है। जल्द ही मिलते हैं एक नए और दिलचस्प केस के साथ।